नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षी अब्राहम एकॉर्ड योजना में एक नए मुस्लिम देश के शामिल होने और सूडान में लगातार खराब होते हालात और ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि विद्रोही से सीरिया के राष्ट्रपति बने अल-शरा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्यों दी माफी और इसमें क्या रही अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया महान व्यक्ति, कहा अगले वर्ष कर सकते हैं भारत का दौरा। एक और मुस्लिम देश कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने को तैयार, कई और देशों के शामिल होने के संकेत। कजाकिस्तान ने बताया विदेश नीति का स्वाभाविक विस्तार। सूडान में अमेरिकी समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव पर आरएसएफ की सहमति के बाद भी लड़ाई जारी। राजधानी खार्तूम में कई धमाके, सेना ने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को नहीं दिया कोई जवाब। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को राहत, अमेरिकी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाई मुहर। प्रस्ताव को रूस का समर्थन तो चीन ने बनाई दूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति से 10 नवंबर को होगी मुलाकात। अमेरिकी प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर दिया जवाब। समुद्र में गिरने से पहले 700 किलोमीटर की तय की दूरी। दक्षिण कोरिया, जापान सहित कई देशों ने की निंदा। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। साथ ही ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत भी दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही ये भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि मैं भारत जाऊं, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। A friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. और आइए अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल फलस्तीन विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप की महत्वपूर्ण अब्राहम एकॉर्ड योजना के लिए उन्हें एक नए मुस्लिम देश का समर्थन मिल गया है। ट्रंप का कहना है कि कई अन्य देश भी उनकी इस योजना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ट्रंप की महत्वाकांक्षी अब्राहम एकॉर्ड योजना क्या है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गाजा में संघर्ष विराम जमीन पर उतारने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम जगत में इजराइल को मान्यता दिलाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। ट्रंप को अपनी अब्राहम अकॉर्ड योजना को विस्तार देने के कूटनीतिक प्रयास में सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। कई हफ्तों से चर्चा थी कि जल्द ही कोई मुस्लिम देश समझौते पर मोहर लगाने वाला है। गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि कजाकिस्तान नया मुस्लिम देश है जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इससे पहले ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो से फोन पर बात की। गुरुवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की। हम जल्दी साइनिंग सेरेमनी की तारीख घोषित करेंगे। कई और देशों की भी इस समझौते में शामिल होने की इच्छा है।
हालांकि कजाकिस्तान के अब्राहम समझौते में शामिल होने को एक औपचारिकता ही माना जा रहा है, क्योंकि वो करीब 3 दशक पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुका है। इजराइल के साथ पूरी तरह से राजनयिक और आर्थिक संबंध बहाल किए हुए है। कजाकिस्तान की सरकार ने बयान जारी कर बताया कि इस फैसले को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। बयान में कहा गया है कि अब्राहम समझौते में शामिल होना हमारी विदेश नीति के स्वाभाविक विस्तार की तरह है। ये बातचीत आपसी सम्मान, क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है। ट्रंप ने अब्राहम समझौते की शुरुआत अपने पिछले कार्यकाल 2020 में की थी। तब यूएई, सूडान, बहरीन समझौते में शामिल हुए थे। बाद में मोरक्को भी समझौते की नाव में सवार हो गया। फिलिस्तीन विवाद के चलते इजराइल और अरब देशों के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि इस समझौते ने पहली बार कई मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ खुलकर संबंध स्थापित करने का रास्ता दिया। कई मुस्लिम देश और फिलिस्तीनी समर्थक इस समझौते को फिलिस्तीन के साथ अन्याय मानते हैं। गाजा जंग से पहले कई और अरब देशों, खास तौर से सऊदी अरब के इसमें शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन युद्ध ने समझौते के विस्तार पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम लागू हो जाने के बाद सऊदी अरब इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब का कहना है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के बिना कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल की तैनाती जल्द ही संभव होगी। मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई इसका हिस्सा हो सकते हैं। बल मिस्र और जॉर्डन के सहयोग से फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करेगा। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि कजाकिस्तान ने हामी भर दी है कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। क्या कुछ इसका फ़र्क होगा, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि ये अब्राहम अकॉर्ड किस तरह से, क्या कुछ योजना है? जी, बहुत धन्यवाद। तो पहले तो इसके बारे में बात की जाए अब्राहम अकॉर्ड जी, तो वो जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया 2020 में शुरुआत हुई इसकी। अंतिम साल था राष्ट्रपति ट्रंप की पहली चरण का, जब वो राष्ट्रपति बने थे, और तब ये उनका ऑब्जेक्टिव था, गोल था। जो और जो अरब देश हैं, कुछ अरब देशों ने तो उनके साथ पहले ही अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो गई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए थे, जी, जैसे इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ और कुछ ऐसे और देश जिनके साथ थे। परंतु और मान्यता देने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए संबंधों को उन्होंने इसको शुरुआत की। और पहले जैसे आपने बताया यूएई ने किया, इसमें बहरीन ने किया, इन देशों ने, और फिर बाद में मोरक्को ने भी उसको कर लिया। तो 4 देशों ने उस समय इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल हुए थे। उसके बाद ये भी समझा जा रहा था, जो शायद सऊदी अरेबिया, जो वहाँ पर गल्फ का, खाड़ी का सबसे बड़ा देश है, सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों, जो मक्का और मदीना की जो इस्लाम की जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर स्थायी है, जो रिलीजियस स्थान है वहाँ पर है, तो उसकी महत्व बहुत हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत होता था जो अंतिम चरण पर है, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल और सऊदी अरेबिया के भी संबंध स्थापित हो जाएंगे। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, और यही कहा जाता है जो हमास ने जो अटैक किया है वो इसीलिए किया क्योंकि ये अंतिम चरण पर ये हो गया था। अब आखिरी बात इसमें कजाकिस्तान का इसमें मिलना, आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा। जो मैं वहाँ पर एम्बेसडर था कजाकिस्तान में, तो मैं जानता हूँ जो संबंध बहुत ही अच्छे थे कजाकिस्तान के और इजराइल के, और वहाँ पर यहाँ तक कि डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। एग्रीकल्चर, इनोवेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। परंतु फिर भी मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हम देख रहे हैं जो इजराइल को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। परंतु ये किसी भी एक इस्लामिक देश का सामने आना और कहना, जो वो उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये जिसे कहा जाए इट्स अ शॉट इन द आर्म फॉर इजराइल एंड फॉर द अब्राहम अकॉर्ड्स। अशोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब के नेता भी वॉशिंगटन जाने वाले हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। क्या अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के वहाँ पर बातचीत होने के आसार हैं, और सऊदी अरब कितना इसमें शामिल होने के लिए राजी होगा?
जी, यकीनन इसके बारे में बातचीत होगी और कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे ठीक बनाया जाए संबंधों को इजराइल और सऊदी अरेबिया के बारे में, ये यकीनन इसके बारे में बातचीत होगी। दूसरी बात, हमेशा से सऊदी का यही मंशा रही है, यही उनकी रेड लाइन रही है, जो फिलिस्तीनियों के लिए अपना देश बनना चाहिए, उसके बाद ही वो इजराइल के साथ अपने संबंध स्थायी कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब उसके बारे में बातचीत हो रही है। वहां पर गाजा में एक ऐसा फोर्स आएगा तो किसी प्रकार का, चाहे वेस्ट बैंक में, गाजा में कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाए जहां की फिलिस्तीन आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, उनकी अपनी सत्ता हो सकती है, उनको अपनी स्वतंत्रता मिल सकती है, सरकार हो सकती है, तो तब इसको मैं कहूंगा जो बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो अपने दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं। अशोक जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि फ़लस्तीन को लेकर के अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो उसमें फ़लस्तीन को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स में उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, उनकी तो ये बिल्कुल बायलैटरल रिलेशंस के बारे में ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं। जैसे देखिए, इससे पहले भी जब और अरब देशों ने अपने संबंध सामान्य किए थे इजराइल के साथ, जैसे मैंने बताया इजिप्ट ने, जॉर्डन ने वगैरह, तो तब भी फिलिस्तीन का मसला इसमें नहीं आया था और यही सोचा जा रहा था जब अब्राहम अकॉर्ड्स आए, जो फिलिस्तीन का राज्य का मसला, उसको एक साइड ट्रैक कर दिया गया है, उसको एक बैक बर्नर पर लाया गया है और उसी को उसी के विरुद्ध हमास ने ये जो हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, ये वही बताने के लिए जो फिलिस्तीन का जो मसला है इसको फिर से सेंटर स्टेज में ले आए, जो इसका हल निकालना बहुत जरूरी है अगर हम शांति चाहते हैं पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। अशोक जी, अंतिम सवाल है, समय कम है, संक्षेप में बताइएगा, ये अहमद अल शरा जो सीरिया के इस वक्त पे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर, इनके ऊपर से यूएनएससी ने सैंक्शन वहाँ पर हटा दिए हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की बात भी है और साथ ही साथ खबर ये भी है कि सीरिया के अंदर में एक एयरबेस में अमेरिका चाहता है कि उसकी सेना तैनात हो, सीरिया और इजराइल के बीच में जो ट्रूस की बातचीत हुई है उसको धरातल पर उतारा जा सके, क्या कुछ आप कहेंगे? जी देखिए, वहाँ पर अल शरा आ गए हैं और बहुत सारी पूरे विश्व ने जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे आपने बताया अमेरिका है, रूस है, चीन है, वहाँ पर की जो एक बड़ी शक्ति है जो तुर्की है, वहाँ की बड़ी शक्ति है, सऊदी अरेबिया है, वो सभी ये चाहते हैं जो वहाँ पर शांति और स्थायित्व बना रहे और वो ये देख रहे हैं जो अल शरा ने आकर वहाँ पर, उसके बाद छुटपुट तो वहाँ पर कुछ वारदातें हुई हैं, परंतु जिस प्रकार के हालात थे 2011 के बाद, उस प्रकार के हालात, उस प्रकार की वायलेंस वहां पर नहीं हो रही है। तो वो इसको एक मौका देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उनको सहायता भी दी है। अमेरिका उनको फंडिंग भी करेगा वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो सभी इसी पेज पर आ गए हैं जो हमको मिलकर काम करना चाहिए और देखना चाहिए वहां पर अगर शांति और स्थायित्व हम कायम करके रख सकते हैं। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पिछले 2 सालों में 1.5 लाख लोगों की मौत, अल फाशर शहर में लाशों के साथ जश्न मनाते लड़ाके, ये हालत है अफ्रीकी देश सूडान की। लेकिन अब यहां कत्ले आम मचाने वाला अर्धसैनिक बल आरएसएफ शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। वहीं आरएसएफ की विरोधी सूडानी सेना की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में सूडान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंताएं और बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि क्या सूडान में कत्लेआम जारी रहेगा? आइए इस संबंध में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 18 महीने की घेराबंदी, फिर सूडान के अल फाशर शहर से मानवता को खुरचकर फेंक देने का प्रयास, लेकिन मकसद पूरा होते ही अब उसी मानवता को आधार बनाकर संघर्ष विराम की सहमति बनती दिखाई दे रही है। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अमेरिका के प्रस्ताव पर मानवीय आधार पर युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। आरएसएफ ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने को भी तैयार है।
ये युद्ध विराम प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड मध्यस्थ समूह ने दिया था, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि सूडान के सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले हफ्ते दारफूर क्षेत्र में सेना के आखिरी किले को भी आरएसएफ ने ध्वस्त कर दिया था। आशंका है कि इस दौरान 2000 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस बात की जांच कर रही है कि आरएसएफ ने युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं या नहीं। आरएसएफ 2023 से सूडानी सेना के खिलाफ विनाशकारी युद्ध लड़ रहा है। इस दौरान 1.5 लाख लोग मारे गए हैं और दोनों पक्षों पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। आरएसएफ पिछले 2 सालों से अल्फाशा शहर की घेराबंदी कर रखा था। अक्टूबर में शहर में जाने वाली रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी रोक लगा दी। शहर पर कब्जे के बाद आरएसएफ के अत्याचारों का फुटेज सोशल मीडिया पर घूमने लगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो आरएसएफ प्रमुख हमदान दगालो ने भी माना कि उनके लड़ाकों ने उल्लंघन किया है। बाद में कई आरोपियों को हिरासत में लिए जाने का भी दावा किया गया। इस युद्ध के 2 किरदार हैं, सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो। 2019 में व्यापक प्रदर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका रही। सेना ने लोकतंत्र का वादा करते हुए सत्ता का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन वक्त के साथ दोनों जनरलों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बुरहान आरएसएफ का सेना में विलय चाहते थे। हालांकि दगालो तैयार तो थे, लेकिन समय मांग रहे थे। सेना प्रमुख को जल्दी थी। फिर अप्रैल 2023 में आरएसएफ ने अचानक राजधानी खार्तूम पर कब्जे की कोशिश की। तब से सूडान लगातार गृह युद्ध में चल रहा है। सेना के साथ मिस्र, सऊदी, तुर्की और ईरान जैसे देश खड़े हैं, जबकि आरएसएफ को यूएई और लीबिया का समर्थन है। हालांकि ये सभी देश युद्ध में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं। इस बीच शुक्रवार को राजधानी खार्तूम में सेना के कब्जे वाले इलाके में भीषण विस्फोट होने की खबर है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, हमने इस पर पिछले हफ्ते भी कार्यक्रम किया था और तब काफ़ी चिंताएं जताई थी कि जिस तरह से रूस यूक्रेन की हम बात करें या गाज़ा की बात करें, उससे ज़्यादा यहाँ पर हालात ख़राब हैं, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखी है और आरएसएफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो शांति समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार है। क्या कुछ लगता है आपको, यहाँ पर युद्ध विराम हो पाएगा? देखिए, होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे आपने रिपोर्ट में बताया है, अपनी 1.5 लाख लोग वहां पर मारे गए हैं। बच्चे, महिलाएं उनमें हैं, बहुत लोग, और करीब 23 मिलियन लोग, मतलब कितना, ये तो अंदाजा लगाना भी इसका वो है। 23 मिलियन लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं। बहुत से लोग अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और फिर इतना मेल न्यूट्रिशन है, इतना डिजीजेस है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, दवा दारू के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हालात बहुत ही खराब हैं और इसीलिए जरूर किसी ना किसी प्रकार का युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका ने ये थोड़ी पहल ली है, थोड़ा इसमें एक्टिविटी, उसने ज्यादा एक्शन दिखाया है। उनका एक जिसे कहा जाए क्वाड ग्रुप है, 4 देशों का, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इन 4 देशों ये प्रयास कर रहे हैं। तो आरएसएफ ने तो टेंटेटिवली मान लिया है, परंतु अभी भी जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने कहा हमारा ये अधिकार है जो हम अपनी जमीन के लिए, अपनी सॉवरेंटी के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो अभी तक कोई उसमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप का, अमेरिका का बहुत ही वो शुक्रगुजार हैं, परंतु उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया है। ये माना जाता था जो शायद इस बुधवार तक कुछ पता चल जाए, वो कुछ एक्सेप्टेंस हो जाए उनकी तरफ से, पर अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे बिल्कुल भी, देखिए, अगर ये हो भी जाता है तो ऐसे हालात होंगे जैसे अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो जाता है। 10 दिन के लिए शांति होती है और फिर किसी ना किसी बात पर वहां पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब दोनों जनरल हैं, दोनों के पास अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो वो मुझे नहीं ऐसा लगता है जो कोई एक स्थायी तरीके से वहां पर शांति हम कायम कर पाएंगे।
बाहरी ताकतों का रोल आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य बाहरी ताकतें हैं, हम इजिप्ट की बात करें, यूएई की बात करें या उसके अलावा मिस्र की बात करें, ये लोग तो तकरीबन अब राजी दिख रहे हैं, लेकिन लीबिया की ओर से कोई अभी तक कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, लीबिया है, वो पहले जो वैगनर ग्रुप था रूस का, उसकी प्रॉक्सी, वो वहां पर अपना काम कर रहे थे, तो वो तो सब एक दूसरे को अपने हितों को देखते हुए उनकी सहायता कर रहे हैं। परंतु मेरे विचार से जो डिसीजन मेकिंग है वो इन दो लीडर्स के पास है, जनरल अल बुरहान जिनका आपने नाम बताया, और ये दगालो। हाँ, दगालो जो कि दूसरे हैं जो आरएसएफ के में चीफ हैं, जी। जी चीफ हैं। तो उन दोनों के ऊपर ये दारोमदार है, और तो जो है वो तो उन्हीं के मंसूबों के लिए, उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए उनकी सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए अंत में उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और अब देख रहे हैं, जो इतना बड़ा देश है, सबसे पहले करीब करीब अफ्रीका में इसको आजादी मिली थी, और करीब सबसे बड़ा देश है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच उसका बंटवारा हो गया है। जो पूर्व कपाट है वो सूडान आर्मी के पास है, और जो पश्चिम और दारफूर और एल फिशर जो आपने बताया, वो वाला अब इनके पास है, आरएसएफ के पास है। और मेरे विचार से कोई भी अपना हिस्सा एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है इस समय। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और गृह मंत्री अनस खताब पर आईएसआईएल और अलकायदा से संबंध रखने के कारण पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए हैं। चीन इस प्रस्ताव से संबंधित मतदान से अनुपस्थित रहा, जबकि रूस ने समर्थन किया। सोमवार को अहमद अल-शरा की मुलाकात वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से होनी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सीरिया के दमिश्क में एक एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि सीरिया और इजराइल के बीच वाशिंगटन द्वारा कराए जा रहे सुरक्षा समझौते को धरातल पर उतारा जा सके। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को खाली करने के आदेश जारी करने के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए। इजराइल ने कहा कि लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह यहां अपनी सैन्य क्षमताओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान लगातार पूछ रहा है कि क्या उसके खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका के बहुत कड़े प्रतिबंध हैं और इससे उनके लिए वो सब करना वाकई मुश्किल हो गया है जो वो करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की चिंताएं सुनने के लिए तैयार हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन का तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान चीनी नौसेना में शामिल हो गया है। स्टेट मीडिया ने इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सैन्य आधुनिकीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार को भी कैरिबियन के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रग जहाज पर हमला करके 3 लोगों को मार गिराया। हेग्सेथ ने कहा कि जहाज एक घोषित आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था। दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि उत्तर कोरिया ने आज सवेरे फिर कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बताया गया कि इसे जापान सागर की ओर छोड़ा गया। रूस ने उत्तर कोरिया का समर्थन करते हुए ऐसे परीक्षणों को उत्तर कोरिया का वैध अधिकार बताया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए विस्फोट में दर्जनों लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलीपींस में भारी तबाही मचाने के बाद तूफान कालमेगी के वियतनाम के मध्य तट पर पहुंचने से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के न्यायाधीशों ने युगांडा के विद्रोही नेता जोसेफ कोनी के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों की पुष्टि की है। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लगभग 2 दशक बाद ऐसा किया है।